Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the 12th lecture of PMC MDCAT Crash Course. Today we will discuss immunity, but before starting a topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic immunity. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। ठीक है जी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो एबिलिटी है जो कि रेजिस्टेंस शो करती है पैथोजन के खिलाफ, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ। ठीक है जी। तो हम उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक है जी। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन हमारे साथ वो सब्सटेंस है या वो मटेरियल है जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट है, जो कि डिजीज़ जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं पैथोजन। और जो जितनी भी डिजीज़ है हम उसको अगर स्टडी करें तो उसको एक ब्रांच के अंडर वो आते हैं जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। इम्यूनिटी को हमने जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है इम्यूनिटी को। तो हम पहले को कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरे को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? ठीक है जी। तो नेचुरल इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो कि प्रेजेंट हो एट बर्थ। ठीक है जी। एट बर्थ व्हेन अ बेबी बोर्न, उस टाइम जो है वो प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। ठीक है जी। दूसरी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो इम्यूनिटी डेवलप हो आफ्टर कांटेक्ट विद मैनी डिजीज विद मैनी पैथोजन। ठीक है जी। तो हम उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी की एग्जांपल की बात करें तो सेल्वा और स्टमक। सेल्वा जो है सेल्वा में पाए जाते हैं लाइसोजाइम। ठीक है जी। लाइसोजाइम एंजाइम जो कि पैथोजन को बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। ठीक है जी। तो ये इननेट इम्यूनिटी में आता है। अगर दूसरी एग्जांपल की अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो HCl है, स्टोमक है। ठीक है जी। तो स्टमक में HCl पाया जाता है। जितने भी फूड हम लेते हैं तो वो अनहाइजीनिक होते हैं, उसमें माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है जी। बैक्टीरिया वायरस होते हैं। तो उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए स्टमक में HCl पाया जाता है तो उसको ख़त्म करते हैं। तो ये भी आता है नेचुरल और इननेट इम्यूनिटी में। अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है आफ्टर कांटेक्ट विद पैथोजेंस। ठीक है जी। तो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है जी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे साथ वो है जो कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाए किसी पैथोजन के ख़िलाफ़, जैसे कि HIV वायरस है। अगर किसी बंदे को HIV वायरस हो जाए, हेपेटाइटिस A वायरस, ठीक है जी, हेपेटाइटिस A वायरस उसको हो जाए तो बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि काम करती है हेपेटाइटिस A वायरस के ख़िलाफ़। ठीक है जी। अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, ठीक है जी, अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की तो पैसिव इम्यूनिटी जो कि हम बाहर से लेते हैं। ठीक है जी। बाहर से लेते हैं, बाहर से जो है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि हम पोलियो वायरस से। हमने जो है पैसिव इम्यूनिटी को दो टाइप्स में फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है जिसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है जी, बेबी बॉर्न होता है तो उससे पहले थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है जी, और जब बॉर्न हो जाए थ्रू ब्रेस्ट जो एंटीबॉडीज़ जो है वो मदर के बॉडी से बेबी को आते हैं, बेबी की बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। ईटा के इंडिकेट के हवाले से ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये MCQs में जो है वो आ सकता है। दूसरा हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो इम्यूनिटी जो कि हम बाहर से लेते हैं। ठीक है जी। जो कि हम बाहर से लेते हैं आर्टिफिशली। ठीक है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गया, कोरोना वैक्सीन हो गया, ठीक है जी, जो कि बॉडी खुद नहीं बनाती, उसको हम बाहर से लेते हैं तो हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एग्जांपल जो है इसके याद रखें, MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट है, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो पहला जो इम्यून सिस्टम का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, WBCs, ठीक है जी। दूसरा हमारे साथ है एंटीबॉडीज और तीसरा हमारे साथ है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो हम जो है एक एक को पढ़ेंगे। दूसरा बात MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। जो बोन मेरो है वो बनाता है ट्रिलियंस ऑफ WBCs एवरी डे, ठीक है जी। बोन मेरो जो है वो बनाता है ट्रिलियंस ऑफ वाइट ब्लड सेल एवरी डे, ठीक है जी। तो ये बात MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे जाते हैं WBC के बारे में पढ़ते हैं। तो WBC को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक को हम कहते हैं एक ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है जी। ग्रेन्यूलोसाइट मीन ग्लोब शेप स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है जी। जिसमें बहुत सारे ये वाइट ब्लड सेल होते हैं, एंजाइम होते हैं और भी जो है मटेरियल होते हैं, ठीक है जी। तो ग्रेन्यूलोसाइट स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिसको हमने फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 टाइप ऑफ सेल्स में, ठीक है जी। एक को हम कहते हैं बेसोफिल्स, दूसरे को हम कहते हैं इजोनोफिल्स और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। हम जो है एक एक को जो है इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। एक ग्रेन्यूलोसाइट में आते हैं हमारे साथ मोनोसाइट जो है वो इमेच्योर फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस है, ठीक है जी। तो मोनोसाइट से फिर बनते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें लेम्फोसाइट की, तो जब बोन मेरो में जो है मोनोसाइट बन जाता है तो मोनोसाइट जो है वो ब्लड वेसल्स में आता है, ठीक है जी। मोनोसाइट ब्लड वेसल में आता है तो ये ब्लड वेसल में जो है वो मैच्योर हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में, ठीक है जी। तीसरा हम बात करें लेम्फोसाइट की, तो लेम्फोसाइट को हमने फिर फर्दर 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं बी लेम्फोसाइट और एक को हम कहते हैं टी लेम्फोसाइट, ठीक है जी। तो बी लेम्फोसाइट को फिर फर्दर हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं मेमोरी बी सेल्स और दूसरे को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है जी। प्लाज्मा सेल वो सेल है हमारे पास जो कि सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है जी। और मेमोरी सेल्स वो है जो कि कोई डिजीज़ है हम पर आती है तो वो स्टोर्ड होती है, वो एंटीबॉडी जो बॉडी ने बनाई हुई है तो वो स्टोर्ड होती है उसकी मेमोरी, ठीक है जी। तो जब नेक्स्ट टाइम वो वाला कंडीशन आता है, वो डिजीज़ आता है, तो बॉडी जो है वो क्विकली उसको आइडेंटिफाई करता है और रैपिडली बहुत सारे वो वाले एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उस डिजीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है जी। हम टी लेम्फोसाइट की बात करें तो टी लेम्फोसाइट में जो है मुख्तलिफ सेल है। एक को हम कहते हैं हेल्पर टी CD4 सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको हम CD8 कहते हैं। MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्पर टी सेल को हम CD4 कहते हैं, ठीक है जी। साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 कहते हैं। CD4 सेल जो है जैसे कि हमने जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर था, वायरस वाला चैप्टर था, हमने उसमें पढ़ा था कि HIV जिस पर करता है वो CD4 टी सेल होते हैं, तो इसी हेल्पर टी सेल पर जो है वो एक्ट करता है, ठीक है जी। दूसरे हमारे साथ है साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 और तीसरा हमारे साथ है मेमोरी सेल और चौथा है जो है सप्रेसर टी सेल, ठीक है जी। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के कुछ डिफेंस है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। उसमें जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इम्डिकेट के हवाले से वो पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे साथ वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है जी। नॉन स्पेसिफिक होता है, ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड लाइन भी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है जी। अक्सर ये MCQs में आते हैं। थर्ड लाइन जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है जी। जो जिसके फैक्टर जिसमें जो है बॉडी के जो पार्ट वो इन्वॉल्व है वो मैं जो है आगे इसमें बताता हूँ। स्किन जो है, स्किन आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। और स्टमक HCl जो कि स्टमक में पाया जाता है, HCl जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ख़त्म करता है, तो वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। तो हम एक एक को पढ़ते हैं। स्किन का अगर हम पढ़े, स्किन तो हमारे साथ MCQs के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्किन जो है लार्जेस्ट एंटागोमेट्री ऑर्गन है, ठीक है जी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एंटागोमेट्री, ठीक है जी, तो वो स्किन है, ठीक है जी। और लार्जेस्ट ऑर्गन बाय फंक्शन जो है वो लिवर है, ठीक है जी। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर हम बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एंटागोमेट्री तो वो स्किन है और लार्जेस्ट ऑर्गन बाय फंक्शन वो उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे साथ लिवर है। तो ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन की कंपोजिशन की हम बात करें तो स्किन हमारे साथ
3 लेयर से बना हुआ होता है। एक को हम कहते हैं एपिडर्मस, दूसरे को हम कहते हैं डर्मस और तीसरे को हम कहते हैं हाइपोडर्मस। एपिडर्मस जो है वो बना हुआ होता है डेड सेल से, ठीक है जी। जो भी बॉडी में सेल्स जो है वो डेड होता है तो उसकी स्किन के थ्रू जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये केराटिन फाइबर से बना हुआ होता है एपिडर्मस। दूसरी बात अगर हम डर्मस की बात करें तो डर्मस जो है वो बना हुआ होता है कोलेजन फाइबर से, ठीक है जी। एमसीक्यूज में अक्सर आता है कंपोजिशन की कि एपिडर्मस किससे बना है, डर्मस किससे बना है और हाइपोडर्मस किससे बना है। तो ये बात एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो डर्मस बना हुआ होता है कोलेजन फाइबर से और हाइपोडर्मस जो कि बना हुआ होता है एडिपोज टिश्यू से, जिसमें जो है बहुत सारे फैट्स जो बॉडी में होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्किन के ग्लैंड के। स्किन के जो है ग्लैंड है, हमने उसको 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं स्वेट्स ग्लैंड, ठीक है जी, और दूसरे को हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है जी। स्वेट्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो इसमें जो है वो स्वेट्स जो है वो सिक्रीट करता है पसीना, ठीक है जी। तो पसीने में क्या होता है, स्वेट्स में क्या होते हैं, उसमें जो है वो साल्ट्स होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है जी। वो भी जितने भी बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है, लाइसोजाइम इसमें होता है, ठीक है जी। दूसरे अगर हम बात करें सेबेशियस ग्लैंड की, तो सेबेशियस ग्लैंड में जो है वो सीबम होता है, ठीक है जी। सीबम होता है, सीबम की कंपोजिशन क्या है, उसमें जो है वो ऑयली सा होता है और इसमें जो है वो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है जी। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है वो फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये बात एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरली जो कि पॉइंट इंपॉर्टेंट हो एमडीकेट के हवाले से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, ठीक है जी। जैसे कि मैंने पहले बात की कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ओके नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। दूसरी बात अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो उसमें पाया जाता है मैक्रोफेजेस, उसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, उसमें पाया जाता है नेचुरल किलर सेल्स, उसमें पाया जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो मैक्रोफेजेस क्या है, आज हम जो है वो मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। कि मैक्रोफेजेस क्या है, तो मैक्रोफेजेस जो है वो लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है, ठीक है जी। दूसरी बात अगर हम बात करें कहाँ से डिवेलप होते हैं, बोन मैरो में डिवेलप होते हैं। जो इमेच्योर उसका फॉर्म होते हैं हम उसको कहते हैं मोनोसाइट, ठीक है जी। जब मोनोसाइट ब्लड वेसल्स में आते हैं, ठीक है जी, तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं MHC1 और MHC2 जो कि सिक्रीट करता है मैक्रोफेजेस, ठीक है जी। ये सिक्रीट बाय मैक्रोफेजेस एट सेल सरफेस, जो कि इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो कि टेक डाउन करता है जितने भी बाहर से हार्मफुल एजेंट आते हैं, एक्सोजीनस एजेंट आते हैं, ठीक है जी, एंटीजन आते हैं, तो उसको जो है वो टेक डाउन करने के लिए MHC माइक्रोफेजेस जो है वो सेल सरफेस पर सिक्रीट करता है MHC1 और MHC2, ठीक है जी। तो ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। स्पेसिफिक जो टिश्यूज़ होते हैं उसके जो है वो स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे कि हम बात करें लिवर सेल की, तो लिवर सेल के माइक्रोफेजेस को हम कहते हैं कफर सेल, ठीक है जी, कफर सेल MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स के जो माइक्रोफेजेस है हम उसको कहते हैं एल्वियोलर माइक्रोफेजेस। ब्रेन की अगर माइक्रोफेज की हम बात करें तो हम उसको कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है जी, माइक्रोग्लियल सेल जो कि एक्ट करते हैं माइक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन, ठीक है जी। बोन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि एक्ट करते हैं माइक्रोफेजेस ऑफ बोन, ठीक है जी। हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की कि न्यूट्रोफिल्स क्या है, ठीक है जी। तो मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल जो है वो माइक्रोफेजेस है, माइक्रोफेजेस है, ठीक है जी, वो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस, और न्यूट्रोफिल को हम कहते हैं माइक्रोफेज, ठीक है जी, माइक्रोफेजेस। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैक्रोफेजेस है और न्यूट्रोफिल को हम कहते हैं माइक्रोफेजेस, ठीक है जी। एक मैक्रो है और दूसरा माइक्रो है। तीसरी बात हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो न्यूट्रोफिल है, ठीक है जी। MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है MCQs में कि कौन से मोस्ट अबंडेंट है, तो न्यूट्रोफिल जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल है। दूसरी बात ग्रेन्यूल्स, मैंने जिस तरह पढ़ा था कि जो कि वाइट ब्लड सेल को हम ग्रेन्यूलोसाइट्स में डिवाइड किया और एक ग्रेन्यूलोसाइट, तो ग्रेन्यूलोसाइट में हमारे साथ आता है बेसोफिल, एओनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, तो उसमें न्यूट्रोफिल भी आता है, तो ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है जी। ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, उसमें जो है वो H2O होता है, ठीक है जी, रेडिकल होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है जी। हमने इसको कहा है ग्रेन्यूलोसाइट सेल्स, ठीक है जी। दूसरी बात हम बात करें कि अगर न्यूट्रोफिल डेड हो जाए तो डेड न्यूट्रोफिल जो है वो पस बनाता है, ठीक है। जितने भी पस बॉडी में बनता है तो वो डेड न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है। तीसरी बात हम बात करें इंटरफेरॉन की। इंटरफेरॉन जैसे नेम से ही वाज़ह है, ये एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है जी।
एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि वायरस के ख़िलाफ़ अपना काम करती है। अब हम जो है टाइप्स ऑफ इंटरफेरन को डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स है इंटरफेरन के। ठीक है जी, तो इंटरफेरन के जो है 3 टाइप्स है। ठीक है जी, एक को हम कहते हैं इंटरफेरॉन अल्फ़ा, दूसरे को हम कहते हैं इंटरफेरॉन बीटा, और तीसरे को हम कहते हैं इंटरफेरॉन गामा। एक एक को हम डिस्कस करते हैं। इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा ये जो है सिक्रेटेड बाय फ्रॉम वाइट ब्लड सेल एंड फिब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है जी, वाइट ब्लड सेल से और फेब्रोब्लास्ट सेल से जो है वो इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा सिक्रीट होते हैं। ठीक है जी, काम क्या है? काम जो है वो वायरस के ख़िलाफ़ है। इंटरफेरॉन गामा की अगर हम बात करें तो ये सिक्रीटेड फ्रॉम टी सेल, ये टी सेल से जो है वो सिक्रीट होता है इंटरफेरॉन गामा। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं पायरोजेंस के बारे में कि पायरोजेंस क्या है। पायरोजन एक्सट्रीमली एक्टिव होता है। क्या करता है? ये जो है वो थोड़ा सा भी अगर ये बॉडी में आ जाए पायरोजन फ्यू नैनोग्राम्स में भी, तो एक फीवर काज करता है। ठीक है जी, बॉडी में ये फीवर काज करता है, बुखार। ठीक है जी, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37.8 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो हम उसको फिर कहते हैं फीवर। ठीक है जी, तो बॉडी जो है वो टेम्परेचर को क्यों राइज़ करता है? बॉडी टेम्परेचर को इसी वजह से राइज़ करता है कि बॉडी में जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अदर जो है जो कि सिक्रीट करता है पायरोजन, तो पायरोजन को जो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस जो है उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाने के लिए उसके लिए ये टेम्परेचर राइज करता है कि उसकी जो है एक्टिविटी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, और ताकि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर एक्ट करे और उसको ख़त्म करे। ठीक है जी, तो टेम्परेचर इसलिए राइज होता है कि उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन दिया जाए जितनी भी बैक्टीरिया और वायरस जो है बॉडी में मौजूद होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं पायरोजन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की कि एंटीबॉडीज़ क्या है। एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ जो है वो कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम है। ठीक है जी, एंटीबॉडीज़ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम है। दूसरी बात, हम एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। वाई शेप होता है, इसमें जो है टोटल 4 चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसमें जो है जितनी भी एंटीबॉडीज़ है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं वेरिएबल रीजन में। तो वेरिएबल रीजन में हमारे साथ 110 से लेकर 130 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है जी, 110 से लेकर 130 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि स्पेसिफिसिटी देता है पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़। ठीक है जी, जो कि स्पेसिफिसिटी है फॉर बाइंडिंग एंटीजन। तो ये बात भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल रीजन में 110 से लेकर 130 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि स्पेसिफिसिटी देते हैं फॉर बाइंडिंग एंटीजन एंटीबॉडी को। ठीक है जी, अब वेरिएबल रीजन कहाँ होता है? तो जैसे कि हमने बात की कि ये वाई शेप है। ठीक है जी, वाई शेप, तो इसमें एट द एंड इधर जो है वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है जी, वेरिएबल रीजन आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी। उसमें जो है फर्स्ट जो है वो IgG है। ठीक है जी, जो कि मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज़ है। ठीक है जी, बॉडी में। दूसरी बात, IgG के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो कि MCQs के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IgG जो है ये वो एंटीबॉडी है जो कि मैंने बात की थी कि पैसिव इम्यूनिटी में, जो कि मदर के बॉडी से आती है बेबी के बॉडी में। ठीक है जी, थ्रू प्लेसेंटा या थ्रू ब्रेस्ट, तो ये वो वाली एंटीबॉडी है IgG। ठीक है जी, तो ये भी उसके एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी के। ठीक है जी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो ये बात भी इसमें हो गई। दूसरी बात, ये जो है IgG कहाँ पर ज़्यादा होता है? IgG वहाँ पर ज़्यादा होता है जिधर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं IgA की। IgA जो है ये कहाँ होता है? ये जो है आउटर सिक्रीशन ऑफ बॉडी, जैसे कि टेयर्स हो गया, सेल्वा हो गया, यूरिन हो गया, स्वेट्स हो गया। ठीक है जी, तो उसमें जो है ये IgA बाहर होते हैं। IgA बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, टेयर्स में, सेल्वा में, यूरिन में, स्वेट्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं IgM की। तो IgM हमारा साथ वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी से, ठीक है जी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जो कि होता है उधर जो कि जिधर एक्यूट इन्फेक्शन हो। ठीक है जी, जिधर एक्यूट इन्फेक्शन हो IgM उधर ज़्यादा होता है। ठीक है जी, और IgG उधर ज़्यादा होता है जिधर क्रोनिक इन्फेक्शन हो। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं IgE की कि IgE क्या है।
आईजी जो है जी लीस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज है, ठीक है जी, लीस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है, लीस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है। दूसरी बात ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैरासाइट। अच्छा, एक अहम इम्पोर्टेंट बात है आईजीई के बारे में। तो अगर आईजी जो है वो ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो तो वो एलर्जी काज करता है बॉडी में, ठीक है जी। तो अब एलर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एलर्जी क्या है। आईजी ओवर प्रोड्यूस हो तो बॉडी में जो है वो एलर्जी काज करता है, ठीक है जी। तो एलर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि एलर्जी क्या है। तो एलर्जी जो है वो होती है आईजीई एंटीबॉडी की वजह से। जब ओवर प्रोड्यूस ऑफ आईजी जो है वो हो जाती है तो फिर हम उस कंडीशन को कहते हैं एलर्जी, ठीक है जी। एलर्जी क्या होती है, एबनॉर्मल रिएक्शन टू ऑर्डिनरी हार्मलेस सब्सटेंस, ठीक है जी। दूसरी बात, जो एलर्जी काजिंग एजेंट होते हैं हम उसको कहते हैं एलर्जन, ठीक है जी। जैसे मैंने पहले बात की, और प्रोडक्शन ऑफ आईजीई की वजह से होती है, ठीक है जी। दूसरी बात, आईजीई जो और प्रोडक्शन ऑफ आईजीई जब हो जाती है तो वो एक्टिवेट करती है मेस्ट सेल को, ठीक है जी। मेस्ट सेल एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेस्ट सेल को जो है वो एक्टिवेट करती है कि आप सिक्रीट करें हिस्टामिन को, ठीक है जी। हिस्टामिन जो कि एलर्जी के सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स लाता है, ठीक है जी। और प्रोडक्शन ऑफ आईजीई जो कि एक्टिवेट करती है मेस्ट सेल को कहती है कि आप जो है वो हिस्टामिन को सिक्रीट करें। तो हिस्टामिन जो है वो काज करता है साइन और सिम्टम एलर्जी के, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो एलर्जिक हो तो उसमें उसकी जनरेशन में जो है वो कितना % चांस हो कि उसके जो है बेबी में जो है वो एलर्जी के सिम्टम आए। तो अगर दोनों पेशेंट मीन्स के फादर और मदर दोनों जो है वो पेरेंट्स एलर्जिक हो तो बेबी के नेक्स्ट जनरेशन में जो है उसके बच्चों में चांस है कि 60% जो है वो बेबी जो है उसमें एलर्जी के चांसेस हो गए 60% के उसमें एलर्जी आए, ठीक है जी। अगर एक पेरेंट जो है वो एलर्जिक हो तो उसमें जो है वो चांस फिर कम हो जाता है, 30% हो जाता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि दोनों जो है वो एलर्जिक नहीं है, दोनों नाइदर ऑफ पेरेंट्स आर एलर्जिक, तो उसमें जो है फिर चांस बन जाता है 15%, ठीक है जी। उसमें फिर एलर्जी का चांस होता है 15%। हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन हमारे साथ वो सब्सटेंस है जो कि वायरस, बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल एंटीजन हो, हार्मफुल जो है वो पैथोजन हो बॉडी में, उसके ख़िलाफ़ काम करता है, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी। तो उसके वैक्सीन को हमने जो है वो 4 टाइप्स में फिर डिवाइड किया हुआ। एक को हम कहते हैं लाइव वैक्सीन, एक को हम कहते हैं किल्ड वैक्सीन, एक को हम कहते हैं सबयूनिट वैक्सीन, और चौथे को हम कहते हैं टॉक्सिक वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन क्या है, ठीक है जी। तो लाइव वैक्सीन वो है हमारे साथ के लाइव वैक्सीन ये है कि बहुत सारा जो है वो एंटीजन है, पैथोजन है जो कि डिजीज़ काज करते हैं, हम उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, ठीक है जी, उसकी जो पैथोजेनिसिटी है हम उसको डीएक्टिवेट करते हैं, हम उसको इनएक्टिवेट करते हैं, तब जो है वो फिर बॉडी में वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी, वो वाले पैथोजन। तो वो उसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो इनएक्टिवेट होती है और बॉडी जो है उसको पैथोजन समझती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है जी। तो हम उसको एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। वो किन किन डिजीज़ के खिलाफ यूज़ करते हैं, जैसे मीज़ल्स हो गया, मम्प्स हो गया, रूबेला हो गया, टाइफाइड हो गया और येलो फीवर हो गया। तो इसके खिलाफ जो है हम लाइव वैक्सीन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हम नेक्स्ट बात करते हैं किल्ड वैक्सीन के बारे में कि किल्ड वैक्सीन क्या है। बाज़ औक़ात हमारे साथ जो वैक्सीन होते हैं हम उसको किल करते हैं विद हीट और अदर केमिकल, ठीक है जी। हीट और अदर केमिकल में जो केमिकल की वजह से हम उसको जो है उस पैथोजन को जो है हम किल करते हैं, ठीक है जी। जब वो किल्ड पैथोजन को हम बॉडी में यूज़ करते हैं, ठीक है जी, तो बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीबॉडीज़। तो इसको हम कहते हैं किल्ड वैक्सीन। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें कि किन किन डिजीज़ के ख़िलाफ़ ये यूज़ होते हैं, हेपेटाइटिस ए के ख़िलाफ़, रेबीज़ के ख़िलाफ़ और इन्फ्लुएंजा के ख़िलाफ़, ठीक है जी। तो उसके ख़िलाफ़ किल्ड वैक्सीन हमारे साथ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबयूनिट वैक्सीन की कि सबयूनिट वैक्सीन क्या है। सबयूनिट वैक्सीन हमारे साथ वो वैक्सीन है कि समटाइम जितने भी पैथोजन हो हम उसको जो है वैक्सीन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसको जितने भी समटाइम जो है हमारे साथ पैथोजन हो हम उसके बॉडी में यूज़ करते हैं एज अ वैक्सीन, ठीक है जी। तो हम उसको कहते हैं सबयूनिट वैक्सीन। इसकी अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन की। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या है। टॉक्सॉइड वैक्सीन हमारे साथ वो वैक्सीन है जिसमें हम जो है
पैथोजन को लेते हैं, पैथोजन की, ठीक है जी, पैथोजन को लेते हैं और उसका जो टॉक्सिन होता है, ठीक है जी, उसको टॉक्सिन होता है उसको हम इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक है जी। जो पैथोजन हो उसका जो टॉक्सिन होता है हम उसको जो है वो इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक है जी। तो किस चीज़ से इनएक्टिवेट करते हैं? फॉर्मेलिन से। हम उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं या अदर केमिकल से, ठीक है जी। तो हम उसको इनएक्टिवेट करते हैं और उस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को अगर हम ले लें तो हम उसको जो है वैक्सीन कहते हैं बॉडी में। अगर वो जैसे कि हम मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, डिप्थीरिया और टेटनस की डिजीज़ के ख़िलाफ़ वो टॉक्साइड वैक्सीन यूज़ होता है जो कि बेसिकली होता है पैथोजन का टॉक्सिन जिसको हमने इनएक्टिवेट किया हुआ होता है विद फॉर्मेलिन, ठीक है जी। तो ये बात भी इसमें हो गई। अच्छा, हम फार्मेलिन की बात करें तो फार्मेलिन जो है हमारे साथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, ठीक है जी। H2O और फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह मैंने इधर लिखा है। फार्मेलिन जो है, फार्मेलिन की कंपोजिशन की बात करें तो फार्मेलिन जो है इसकी कंपोज होता है H2O से, फॉर्मल्डिहाइड से और इथाइल अल्कोहल से, ठीक है जी। H2O, फॉर्मल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल से इसकी कंपोजिशन होती है। MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ में जो है दोनों ही वैक्सीन यूज़ होते हैं, ठीक है जी। उसमें लाइव वैक्सीन भी यूज़ होते हैं और किल्ड वैक्सीन भी यूज़ होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने एग्जांपल ऐड किया है पोलियो वैक्सीन की। अगर पोलियो वैक्सीन की बात करें तो उसमें जो है वो दोनों वैक्सीन यूज़ होते हैं। उसमें लाइव वैक्सीन भी यूज़ होते हैं और किल्ड वैक्सीन भी यूज़ होते हैं। तो अगर लाइव वैक्सीन की बात करें जो कि यूज़ होता है पोलियो वायरस के ख़िलाफ़, उसको हम कहते हैं साबिन, ठीक है जी। साबिन जिसको हम ओरली लेते हैं, ठीक है जी, ओरली लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें किल्ड वैक्सीन की जो कि पोलियो के ख़िलाफ़ लेते हैं, ठीक है जी, तो हम उसकी एग्जांपल की बात करें तो हम उसको कहते हैं सार्क, ठीक है, जो कि इंजेक्ट करता है, ठीक है जी, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। तो ये बात भी MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ये था आज का हमारा टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इम्यूनिटी चैप्टर में जो कि MDCAT के हवाले से इंपॉर्टेंट थे, तो उसको मैंने जो है वो इधर ऐड किया और इसके MCQs जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।